प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे और यहाँ अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की विशेषता केवल वह उसकी विशेषता ही नहीं है, ये संपूर्ण संविधान का संपूर्ण शासन प्रणाली का निचोड़ है। किस तरह से शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर है उसका पूरा डिस्कशन इस भारतीय संविधान की विशेषता में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ता तो उसे भारतीय संविधान की विशेषता जरूर समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, संपूर्ण संविधान का निचोड़ है। तो चलिए आइए, हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले और आज इसका देखते हैं हम कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, इंडिया में है। जो हमारा संविधान है यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था करता है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। अब संसदीय शासन प्रणाली है क्या? संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली ये किस आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो ये अलग अलग शासन प्रणालियां हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अलग अलग जो शासन प्रणालियां हैं, इनको किन आधारों पर बांटा गया है? कहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इटली में संसदीय शासन प्रणाली है, और इवन देन जर्मनी में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। बात समझ में आई? तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, और ये देखिए हमने यहां पर ये बनाया है द इशू संसदीय, क्या है इशू, मतलब किन किन आधारों पर इनमें अंतर है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। 3। कोई भी सरकार होगी तो उसके कितने अंग होंगे? 3। सरकार के 3 अंग होते हैं, और 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका काम है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो बात समझ में आई? तो अब जो पहला पॉइंट है कि इनमें और इनमें क्या अंतर है, तो ये क्या है, विधानमंडल और कार्यपालिका में संबंध, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में किस तरह का रिलेशन है, इस आधार पर। तो संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यपालिका जो संबंध है ये किस तरह है, तो यहां पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है, और यहां पर ऐसा नहीं। अब इसका कारण क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो विधायिका मतलब कौन? पार्लियामेंट। विधायिका मतलब कौन? पार्लियामेंट, अर्थात हमारी लोकसभा, राज्यसभा। तो बात समझ में आई? तो जो यहां का कार्यपालिका बन रही है, कार्यपालिका का प्रमुख अपने यहां कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहां पर जो कार्यपालिका बन रही है वो कहां से आ रही है? प्राइम मिनिस्टर और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? सब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। तो देखा जाए तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि वहीं से आ रहे हैं। तो यहां पर न केवल 5 साल पर बल्कि दिन प्रतिदिन मूल्यांकन चलता ही रहता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक फिक्स टाइम के लिए, एक बार अगर गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद 4 सालों के लिए उनको फिक्स मान लिया जाता है। उनको, ये हम कहां की बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। और उनका जो वहां की संसद है उसका नाम है कांग्रेस। वहां की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस से फिर उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो अपना काम करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, वो हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप केवल इतना जानिए, ठीक है। फिर क्या है? राज्याध्यक्ष की स्थिति, स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। अब राज्याध्यक्ष, यहां पर राज्य का मतलब केवल आपका उत्तर प्रदेश और इस तरह से राज्य नहीं है। राज्य का मतलब यहां क्या है, जैसे हमारी कंट्री है उसको ही राज्य बोला जाता है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जो हमारा देश है उसी को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक राज्य होने के लिए, पॉलिटिकल साइंस कहता है कि एक राज्य होने के लिए, स्टेट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, और सरकार होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के पास क्या है? जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, तो वह अब यहां उत्तर प्रदेश चाहे तो क्या ये चाइना से किसी भी तरह से रिलेशन बना सकता है? क्या ये चाहे तो अपने भूभाग को चाइना को दे सकता है? नहीं,
क्यों? क्योंकि भारत सरकार का संप्रभु है, यहाँ की जनता संप्रभु है और भारत संप्रभु देश है, ये चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके पास 3 चीजें हैं तब भी। तो राज्य का मतलब समझ गए, यहाँ राज्य से मतलब क्या है? देश से है। स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। तो क्या है यहां पर? जो हेड ऑफ स्टेट होता है, यह राष्ट्राध्यक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? ये नॉमिनल होता है, नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नॉमिनल होता है और ऑर्नामेंटल होता है, मतलब केवल अलंकारिक होता है। ऑर्नामेंटल होता है, क्या होता है? अलंकारिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, तो वो है नाम मात्र और अलंकारिक, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ये यथार्थ होता है, यथार्थ कार्यकारी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नाम मात्र और वास्तविक जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे वो अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? और यहां पर क्या है? दोनों एक ही होते हैं, यहां पर दो व्यवस्था है ही नहीं। तो ये समझ में आया? यहां सम्मान तो होता है इनका, लेकिन सख्त इनके पास नहीं होती। राष्ट्रपति के पास सम्मान है लेकिन पावर नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर इनके पास सम्मान भी है और शक्ति भी है। यहां पर क्या? अब इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर या फिर चांसलर। जैसे जर्मनी में क्या कहा जाता है? इनको चांसलर ही बोला जाता है। और अपने यहां क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर। या इटली में क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर। और यहां पर इन्हें क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट। तो वहां राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नाम मात्र का या वास्तविक सारा प्रमुख कौन है? नाम मात्र तो होता ही नहीं वहां पर, क्या है? यही है, प्रेसिडेंट ही। तो बात समझ में आई? यहां पर कोई प्रॉब्लम है आपको? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया कि क्या होता है, ठीक है। अब जैसे वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, यहां वास्तविक ये है और नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बातें समझ में आई कि नहीं? और दूसरी चीज आप देखिए यहां पर, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको हम लोग वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वहां वेस्टमिंस्टर स्थान पर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। दूसरी चीज, यहां पर जो मंत्रिमंडल होता है वो कहां से आता है? विधायिका से आता है, तो उनको क्या कहा जाता है? कैबिनेट गवर्नमेंट भी इन्हें बोला जाता है। और यहां का मंत्रिमंडल कहां से आता है? तो ये किचन कैबिनेट बोलते हैं इसे। यहां क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। मतलब ये किसी को भी उठाकर और अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। इन कोई जरूरत नहीं है कि वो कांग्रेस के सदन के सदस्य हो। बात समझ में आई? तो ये अपने यहां अपनाया गया है संसदीय सरकार का संसदीय रूप। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो आइए हम लोग नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। तो आइए देखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अच्छा, संसदीय संप्रभुता क्या है और न्यायिक सर्वोच्चता क्या है? तो जैसे संसदीय संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि ये कहां पर है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कहा गया है कि पार्लियामेंट क्या है? वो संप्रभु है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, वहां का संसद कुछ भी कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, उसको मानने के लिए सबको बाध्य होना पड़ेगा। वहां पर इवन देन ये भी कहा जाता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़कर कोई भी कार्य कर सकता है। लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने को छोड़कर वह कोई भी कार्य कर सकता है। तो इतना पावरफुल है ब्रिटेन का संसद। और न्यायिक सर्वोच्चता ये कहां से है? ये है अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के संविधान में। और भारत में क्या है? भारत में दोनों है। संसदीय बीच का रास्ता निकाला गया भारत में, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो याद रखना कि संसदीय संप्रभुता कहां पर है? ब्रिटेन में। और न्यायिक सर्वोच्चता कहां है? अमेरिका में। ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों का समन्वय यहां पर किया गया, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब सॉवरेंटी का मतलब आप समझते हैं ना, संप्रभुता का मतलब समझते हैं, कई बार समझा चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि जब हम अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार से किसी के दबाव में नहीं होंगे, बाहर के देशों के दबाव में नहीं होंगे, तो वो क्या होगा? वह देश संप्रभु देश कहलाएगा। जैसे अगर हमें किसी भी तरह का रिलेशन अमेरिका के साथ बनाना हो और चाइना उस पर अपोज करे, तो हम उससे डर कर वो जो है वहां पर द्विपक्षीय समझौता अपना नहीं कैंसिल कर देंगे।
हम अपनी नीतियों को के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो बात समझ में आई। तो संप्रभुता का मतलब हुआ जब हम अपने बाह्य नीतियों और आंतरिक आंतरिक मतलब भारत देश के अंदर जो भी कानून हम लागू करना चाहते हैं उसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, तो क्या कहा जाता है, संप्रभु। तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब है क्या, अब यहां पर जो भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय संसदीय प्रणाली है, वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न है। और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो भी क्या है, जो न्यायिक प्रणाली है अमेरिका की, उससे भारत की न्यायिक प्रणाली एकदम भिन्न है। अब कैसे भिन्न है, यहां पर न्यायिक समीक्षा की बात की जाती है कि मतलब अगर कोई वहां का कानून बनता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायिक समीक्षा के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल रद्द कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, ऐसा है क्यों, तो एक ये दो टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लोग समझते नहीं। देखो मुन्नग मोहम्मद गुट वाली पढ़ाई खत्म कीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आने वाले नहीं हैं। वो सब लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार कितने, नीति निषेध तत्व। अब हम लोगों को थोड़ा टेक्निकल पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के साथ साथ थोड़ा टेक्निकल पढ़ना होगा। तो विधि की नियत प्रक्रिया कहां पर है, ये अमेरिका में। ये है क्या, विधि की नियत प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि अगर कांग्रेस के द्वारा अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है, रद्द घोषित कर सकता है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि कानून अगर बन गया तो उसी के आधार पर किसी को सजा दिया जा सकता है। ये बाद में निर्णय होगा कि वो सही है या गलत है, इस पर विचार ही नहीं होगा कि वो सही है या गलत है। लेकिन भारत ने क्या किया, हालांकि यहां पर यह उल्लेख किया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां पर, इंडिया में उल्लेख किया गया। और कहां पर उल्लेख है, ये आर्टिकल 21 में उल्लेख है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार का, कि इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब वो क्या क्या किया जाए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसे क्या किया जा सकता है, जीवन का उसको समाप्त किया जा सकता है, जीवन का अंत किया जा सकता है। किस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो भारत ने क्या किया कि बीच का रास्ता निकाला। यहां पर जो संसदीय संप्रभुता है वो ब्रिटेन की तरह नहीं है, लेकिन यहां पर संसद को अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, ठीक। और यहां के न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह उस जो कानून बनाया जा रहा है उस पर न्यायिक समीक्षा किसी भी हद तक जाकर कर सकती है। अब यहां पर एक बात फिर से क्लियर कर लीजिए, भले ही यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो इसको अगर एग्जैक्ट देखें हम लोग तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि उसका प्रोसीजर तो सही होना चाहिए। देखो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब उसका प्रोसीजर, कानून बनने का प्रोसीजर सही होना चाहिए, उसके बाद वो सही है गलत है इस पर विचार नहीं होगा। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी ये उल्लेख किया गया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए आप ध्यान से। आप जैसे एक चोर ने मान लीजिए चोरी किया और 10 रुपए चुराए उसने, लेकिन अगर उसमें पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है कि कोई अगर चोरी करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी चौराहे पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब उस 10 रुपए की चोरी के लिए उसे चौराहे पर फांसी दी जानी है। तो ये क्या हुआ, क्यों दी जानी है, क्योंकि प्रोसीजर जो फॉलो किया गया, अर्थात लोकसभा से राज्यसभा से पारित हुआ यह कानून और प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो अब चूंकि प्रोसीजर सही फॉलो किया गया है इसलिए वो कानून सही है। बात समझे, ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बात समझे। और यहां पर क्या है, यहां पर एक स्टेप आगे जाकर कि ये प्रोसीजर तो सही होना ही होना चाहिए, इसके अलावा क्या 10 रुपए चोरी करने पर उस चोर को चौराहे पर फांसी देना उचित है या अनुचित, ये कौन करेगा, ये करेगा हमारा न्यायालय। तो भारत में भले ही इस बात का उल्लेख है, लेकिन भारत ने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। भारत ने क्या किया, बीच का रास्ता। यहां न्यायिक समीक्षा भी होती है और संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति भी दी गई है। थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोग इसको 2 बार देख लीजिएगा और इसको एज इट इज समझिएगा, क्योंकि इसके अलावा इसको और समझने का कोई तरीका है नहीं। बात समझ में आई कि नहीं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है, ये प्रश्न भी आता है जापान से। कहां से, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भारत में लिया गया है, कहां से लिया गया है, जापान से, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या, ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। तो नेक्स्ट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अच्छा, हमारे यहां स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है,
इसलिए है क्योंकि भारत में जो शासन प्रणाली है, आप जान चुके हैं कि कैसी शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली। और किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली में या संघीय शासन प्रणाली में जब शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कि वहां पर शक्तियों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। और ये इसलिए किया क्या गया है कि यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि वो निर्णय दे सके, इनके जो झगड़े हैं उनका निस्तारण कर सके। पढ़ेंगे जब हम लोग जुडिशरी तो वहां पर देखेंगे और अच्छे से। और दूसरी चीज क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार का रक्षक भी कौन है? हमारा संविधान है। इसके अलावा मौलिक अधिकार का रक्षक भी कौन है? हमारा संविधान है, ठीक है। और जो न्यायपालिका है ये संविधान का भी क्या है? गार्जियन है। हम लोग कहते हैं कि जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसे कि अगर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है किसी प्रकार का, अगर विधायिका के द्वारा किया जाता है किसी ऐसी कोई उसमें संशोधन किया जाता है जो क्या हो? मूल ढांचे के खिलाफ हो। मूल ढांचा मतलब कि लोकतंत्र से राजतंत्र में ना परिवर्तित कर दें, और स्वतंत्रता से उसको परतंत्रता में ना परिवर्तित कर दें, संसदीय से उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ना बना दें। तो इस तरह ये क्या है? ये मूल ढांचा है। अब इस मूल ढांचा वास्तव में न्यायालय ने कहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि मूल ढांचे की जो व्याख्या है ये न्यायालय समय समय पर देती रहेगी कि भारत का कौन कौन सा जो पॉइंट्स हैं संविधान का, वो कौन कौन सी चीजें क्या हैं मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं जिसको संसद नहीं परिवर्तित कर सकती, ठीक है। खैर, तो स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या है कि यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत। हाँ, स्वतंत्र में अब स्वतंत्रता के लिए और क्या व्यवस्था की गई कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इनका जो है नियुक्ति अलग ढंग से करवाई जाती है, उसमें कार्यपालिका का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। इसके अलावा इनका वेतन निश्चित है, इनका कार्यकाल निश्चित है। तो ये सारी चीजें होने के कारण न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? अब उसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, वो शासन का विषय है, बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि कहां से न्यायपालिका किस तरह से प्रभावित होती है। तमाम हम लोगों ने सुना भी कि न्यायालय से रिटायर होने के बाद उनको जो है तुरंत किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजें किस तरह से उनके फेवर में दिए गए निर्णय का उनको इनाम मिलता है, तो ये सब तो शासन का विषय है, लेकिन जो संविधान कहता है हम लोग उसी की बात करेंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं। और क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत वैसे संघात्मक शासन प्रणाली में दो न्यायपालिका होती है, राज्य की न्यायपालिका और संघ की न्यायपालिका, केंद्र की न्यायपालिका। लेकिन यहां पर एकीकृत न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च स्तर पर कौन है? सर्वोच्च स्तर पर यहां पर है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और फिर कौन है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और फिर कौन आता है? अधीनस्थ कोर्ट या जिला न्यायालय, जिसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं, अधीनस्थ भी बोल सकते हैं या जिला न्यायालय, ठीक है। तो ये मुख्यतः इस तरह से बांटा गया है और एकीकृत है, ये एक ही ढांचे में है, ये एक दूसरे का पार्ट ही है, ये अलग नहीं है इससे। बात समझे कि नहीं? ये इसी का पार्ट ही है, ये अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है ये। अच्छा, यहां पर राज्य कानून हो या फिर संघ का कानून हो, केंद्र का कानून हो, दोनों कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? न्यायालय करता है, ठीक है। लेकिन यही अमेरिका में क्या है? वहां भी संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन वहां पर जो न्यायालय है वो अलग है। वहां का जो केंद्र का न्यायालय हो केंद्रीय कानूनों को लागू करेगा, और राज्य का न्यायालय है वो क्या करेगा? राज्य कानूनों को लागू करेगा। तो बात समझ में आई। तो ये हुआ हमारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था की गई है, और यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है ये भाग 3 में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? भाग 3 में 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है कि राज्य क्या है, और जो 13 है वो अनाच्छादन का सिद्धांत। हालांकि ये लोग हम लोग जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार यहाँ का जितना विस्तृत है उतना समझ लीजिए कि जितना विस्तृत रूप में यहाँ लिखा गया है उतना अमेरिका में भी नहीं है। हालांकि जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है।
ये तानाशाही को मर्यादित करने के लिए किया गया है। राज्य अगर कोई कठोर कानून बनाती है तो उससे सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक क्यों है ये? मौलिक इसलिए है, मौलिक इसलिए है क्योंकि ये जो है व्यक्ति के चहुमुखी व्यक्तित्व के लिए, बहुत चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए या बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। बात समझ में आया? ठीक है। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है? तो भाग 3 में। किस भाग में है? भाग 3 में है। और कहां से कहां तक है? भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन कौन? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब कहां से? समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 25-28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिएगा? आर्टिकल 32 में। हालांकि यह है कहां तक? 35 तक। यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। तो हमारे संविधान में राज्य के नीति नियंत्रक तत्व की व्यवस्था की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं कि है क्या चीज। तो जथा नामे तथा गुणे, राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब क्या हुआ कि राज्य की जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसको निर्देशित करने वाले, मतलब इसी के आधार पर जो जो इसमें चीजें शामिल की गई हैं, इसी के आधार पर जो हमारे कानून हैं वो क्या किए जाएं? बनाए जाएं। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें कहां से कहां तक दिया गया है? ये दिया गया है भाग 4 में। और कहां से? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो बात समझ में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य नीति बनाते समय इन पॉइंट्स को क्या करेगा? ध्यान में रखेगा। दूसरी बात क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और इनमें अंतर यही है कि ये केवल क्या है? ये सजेशन दिया गया है, और वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? बाध्यकारी है। उससे राज्य मुकर नहीं सकता, लेकिन इससे क्या हो सकता है? मुकर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बाद में शामिल किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो मौलिक संविधान था हमारा उसमें नहीं था, तो इसको शामिल किया गया और एक भाग जोड़ा गया राज्य के नीति निदेशक तत्व के बाद। भाग 4 के अंतर्गत आता था डीपीएसपी, तो भाग 4 का जोड़ा गया, उसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया। और 51 का आर्टिकल के अंतर्गत कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हम लोगों के पास हैं। ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या है? जो भारत संविधान है ये किस प्रकार की व्यवस्था करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पश्चिम की तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि हम राज्य का अपना कोई धर्म नहीं रहेगा, लेकिन राज्य के नागरिक जिस भी धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। तो ये आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, मत, मजहब, किसी भी संपत्ति के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकेगा। अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो वोटिंग का अधिकार उसके पास होगा। इवन देन शैक्षिक योग्यता भी उसकी नहीं देखी जाएगी। अच्छा, पहले भारत में एक व्यवस्था थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 21 वर्ष नहीं, अब कितने वर्ष? 18 वर्ष की आयु अगर कोई पूरी कर चुका है तो वो वोटिंग राइट्स क्या हो जाएंगे? उसे मिल जाएंगे। फिर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या मतलब है कि यहां भारत में क्या व्यवस्था की गई है कि यहां पर केवल एकहरी नागरिकता होगी, एक ही नागरिकता होगी। एक नागरिकता का मतलब केवल भारत की नागरिकता होगी। वैसे देखा जाए तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है, जैसा कि अमेरिका में है।
राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, केवल इकहरी नागरिकता है। इसका कारण भी है, इसका कारण ये है कि अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के नागरिक हैं, केरल के नागरिक हैं, तो यहाँ पर आपस में क्या होने लगेगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा और फिर ये जो है भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने बुद्धि विवेक से काम लिया और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इकहरी नागरिकता को स्वीकार किया। यहाँ पर केवल हम भारत के नागरिक हैं। फिर बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज की भी व्यवस्था की गई है, स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था की गई, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब आगे हम लोगों को पढ़ना है, और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, आपातकालीन प्रावधान, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है। भाग 18 में आपातकालीन जो है ये व्यवस्था की गई है, 352 से लेकर कहाँ तक, 360 तक। 352 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी, और 356 के अंतर्गत अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राज्य आपातकाल की घोषणा की जाएगी, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा की जाएगी, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ये हम लोग एक एक बड़े डिटेल से इसको देखेंगे और देखेंगे कि मौलिक अधिकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब इसका विशेषता तो इतनी है कि हम लोग इसका कभी अंत नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, 395 आर्टिकल, तो उसमें से हम लोग वैसे ही जिसकी विशेषता नहीं होती है उनकी विशेषता तो हम लोग गा ही देते हैं। नेता हमारे कैसे होते हैं, हम उनकी विशेषता जब बता सकते हैं कि भैया ऐसे, भैया वैसे, भैया वैसे, तो ये तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पवित्र ग्रंथ है, इसकी विशेषता तो हम लोग बताने बैठ जाएं तो कभी अंत ही नहीं होगा। तो ये हमें लगता है कि हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ों को जो बहुत ज़रूरी थी उनको कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे, और उसका सबसे पहला क्या होगा, प्रस्तावना। उसमें क्या लिखा गया है, उसमें कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए, प्रस्तावना क्या प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, या केवल सकारात्मक परिवर्तन किया, क्या क्या चीजें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा प्रस्तावना, ये इसलिए बताए दे रहे हैं ताकि आप भी अगर कहीं से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, फिर उसके बाद हम लोग ये लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।